दोस्तों स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं। तो जैसा कि हमने स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और भी उनके प्रकार को देखा है लास्ट वीडियो में, तो अब हम देखने वाले हैं व्यंजन वर्णों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं। तो आज हम देखते हैं पहला हमारा जो नाम है, हम आज देखने वाले हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण को जान लेते हैं कि क्या है। तो ये क्या होता है कि दो अलग अलग व्यंजन वर्णों के मिलने से एक नए वर्ण का निर्माण होता है, जिसे हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, आपने देखा भी है कि क से लेकर ज्ञ तक ये सारे हमारे व्यंजन वर्ण हैं। इसमें कुछ वर्ण ऐसे हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये चार वर्ण ऐसे हैं जो संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो हुआ है वो दो अलग अलग व्यंजन वर्णों के मिलने से हुआ है। जैसे हम देख लेते हैं छ कैसे बना है। तो छ जो है वो आधा क में मूर्धन्य स को मिलाते हैं, तब जाके बनता है छ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये अलग व्यंजन वर्ण है, ये अलग व्यंजन वर्ण है। दो अलग अलग व्यंजन वर्ण मिलके एक नए व्यंजन वर्ण का निर्माण कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण। और उसी तरह से आधा त में अगर र को मिला दें तो बनता है त्र। अगर आधा ज में इया को मिला दें तो बनता है ज्ञ। और यदि आधा मूर्धन्य स में मिला दें हम र को तो बनता है स्र। तो इस तरह से छ, त्र, ज्ञ, स्र ये चार वर्ण जो हैं वो संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग व्यंजन वर्णों के मिलने से बने हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछ देता है छ का वर्ण विच्छेद क्या होगा, या त्र किन दो वर्णों के मिलने से बना है। तो कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, और ये संयुक्त व्यंजन वर्ण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमने पहला महत्वपूर्ण बिंदु को देखा, संयुक्त व्यंजन वर्ण। दो अलग अलग व्यंजन वर्णों के मिलने से एक नए व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या कुल कितनी होती है, 4। हिंदी वर्णमाला में मात्र 4 ऐसे हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण, वो हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये किन दो वर्णों के मिलने से बने हैं वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातें वर्ण को लेकर के। अब हम इसमें जानेंगे तल बिंदु वर्ण कौन से हैं, किसे कहा जाता है, पार्श्विक वर्ण कौन है और किसे कहा जाता है, प्रकंपित और या लुंठित वर्ण एक ही है। तो इन तीनों को एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला है तल बिंदु वर्ण। तो तल बिंदु वर्ण क्या होता है, तल बिंदु वर्ण। व्यंजन वर्ण में दो वर्ण ऐसे हैं जिसके तल का मतलब होता है नीचे, जिसके नीचे में तल में बिंदु लगा हो, उसे हम कहते हैं तल बिंदु वर्ण। और इसकी संख्या 2 होती है। आप देखें ये हमारा है ड, और ड के तल के नीचे अगर हम बिंदु दे दें तो ये हमारा हो जाता है अड़, या फिर इसको अंगा भी कहते हैं। दूसरा है ढ, और ढ के भी तल में अगर हम बिंदु दे दें तो ये भी हो जाता है तल बिंदु वर्ण। यानी जिन वर्णों के तल में बिंदु लगा हो उसे हम तल बिंदु वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, 2। और वो कौन कौन से हैं, अड़ और अड़ा। इसे भी अड़ा ही पढ़ते हैं जब बिंदु हो जाता है ढ के नीचे। तो ये था हमारा तल बिंदु वर्ण। इसकी संख्या 2 होती है। तल के नीचे जिस वर्ण के तल के नीचे बिंदु हो उसे तल बिंदु वर्ण कहते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण हिंदी में मात्र एक ही ऐसा वर्ण है जिसे पार्श्विक वर्ण कहा जाता है, वो है ल। क्योंकि ये ल जो है इसका उच्चारण करने में हमारा जीभ का अगला हिस्सा हमारे मसूड़े को स्पर्श करता है। जैसे बोल के देखेंगे हम लोग ल ल, तो आप खुद बोल के उच्चारण करके देखिए ल, तो ऐसा महसूस होगा आपको कि हमारे जीभ का अगला हिस्सा मसूड़े को स्पर्श कर रहा है, और वायु है जो दोनों किनारों से क्या हो रहा है, बाहर। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पार्श्विक वर्ण, यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में जीभ का अगला हिस्सा मसूड़े को क्या करे, स्पर्श करे। तो मात्र वो एक ही वर्ण है, वो है ल, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण। तो अब तीसरा जान लेते हैं प्रकंपित वर्ण। प्रकंपित वर्ण।
हिंदी वर्णमाला में मात्र एक ही ऐसा वर्ण है जिसे प्रकंपित वर्ण कहा जाता है, वो है र। प्रकंपित इसी को कहते हैं, लुंठित भी इसको कहते हैं। प्रकंपित माने कंपन होना, प्रकंपित बना है इसका मतलब कंपन होना। कंपन कैसे, भूकंप लाके कंपन नहीं कराना है यहाँ पे, मतलब कि र जब बोलते हैं ना तो जीभ जो है वो तालु के साथ क्या होगा, टकराएगा और ऐसा लगेगा कंपन हो रहा है। र जीभ पे कंपन हो रहा है। आप देखिए खुद उच्चारण करके र तो ऐसा लगता है हमारा जीभ के पास अगले हिस्से के पास क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। तो इसलिए र का उच्चारण करने में हमारे मुख के द्वारा कंपन होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रकंपित वर्ण। तो ये हम जान गए कि तलबिंदु वर्ण क्या है, इसकी संख्या कितनी है, पार्श्विक वर्ण क्या है, इसकी संख्या कितनी है, और प्रकंपित वर्ण या लुंठित वर्ण क्या है और इसकी संख्या कितनी है। आइए आगे देखते हैं वर्ण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग घोष वर्ण और अघोष वर्ण क्या है, तो इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे घोष वर्ण। घोष वर्ण अब ये क्या है, तो उच्चारण के आधार पर कुछ वर्ण, हमारे जो जितने भी स्वर वर्ण हैं और व्यंजन वर्ण हैं उनको घोष वर्ण और अघोष वर्णों में बांटा गया है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने में नाद उत्पन्न होता है। नाद का मतलब होता है ध्वनि, आवाज़, संगीत, स्वर मतलब ये जो नाद है वो सीधे अगर बात करें तो संगीत से संबंधित है। जैसे संगीत में हम लोग कुछ स्वर ऐसे निकालते हैं जिसको रेघाना पड़ता है, रेघा करके निकालते हैं, तो उसी तरह से नाद यानी कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको रेघा करके बोलना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे, इसको समझते हैं, जैसे बोलते हैं ग, घ, अड़ या अंगा, इया, झ, तो ज, तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं ना जिनका अ जो होता है, स्वर जो होता है थोड़ा लंबा खिंचाता है, तो वैसे वर्णों को हम कहते हैं घोष वर्ण। क्या कहते हैं, घोष वर्ण। अगर इसे मगही में मतलब अपनी भाषा में बोलें तो बोलते हैं कुछ ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में रेघाना पड़े, यानी उनका जो एंडिंग हो रहा हो, समाप्त हो रहा हो, वो थोड़ा सा लंबा होता है, तो वैसे वर्णों को हम कहते हैं घोष वर्ण। और घोष वर्णों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे जो घोष वर्ण कहलाते हैं। देखिए हमने बांटा था स्पर्श वर्णों को 5 वर्गों में, तो जो स्पर्श वर्ण थे उसको 5 वर्ग में बांटे थे। अब वर्ग कौन सा हमारा था, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का वर्ग बोलेंगे तो आपको समझ जाना है, स्पर्श वर्णों को बांटा गया था 5 वर्गों में, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो अगर आपको याद नहीं हो तो फिर से हम लिख देते हैं कवर्ग, चवर्ग, हाँ, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। 5 वर्ग में बांटे गए हैं स्पर्श वर्णों को। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। इसके अलावा सभी स्वर वर्ण और इसके अलावा बचा हुआ है हमारा य, र, ल, व और ह। आप खुद देखिए य, र, ल, व, ह, क्या करना पड़ा, इनको रेघाना पड़ रहा है, मतलब कि एक लंबा सा स्वर खिंचा रहा है इनका उच्चारण करने में। तो जितने भी ये देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, तो कवर्ग का तीसरा क्या होगा, ग, चौथा क्या होगा, घ, और 5वां क्या होगा, अड़। तो अगर आप इस तरह से नहीं समझते हैं तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं ग, घ और अड़। यहाँ हम लिख सकते हैं ज, झ, इय। यहाँ देखिए ड, ढ, टवर्गी न, द, ध, न, और यहाँ पे ब, भ और म। तो आप इसको गिन सकते हैं कि इसकी संख्या कितनी है जानने के लिए। तो सभी स्वर वर्ण हम जानते हैं कितने होते हैं, सभी स्वर वर्ण बोल दें तो 13, लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं, 11। और यहाँ पे कितने हो गए, 1 में 3 हैं तो 5 में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे, तो कर देते हैं 5 वर्ग है, 3 × 5 कितने हो गए, 15। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 15 जोड़
13 जोड़ इतना यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 कितने हैं 5। तो हम ऐड कर लेते हैं इसको, कितने हो गए इधर देखिएगा, कितने हो गए टोटल 30 बना रहा है क्या, 30 बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारे हो गए 33, टोटल कितने हो गए 33। और अगर हम अन और अह को हटा दें, स्वर वर्णों में अन और अह को हटा दें तो कितने हो जाएंगे मूल रूप से 11। तो घोष वर्णों की संख्या मूल रूप से पूछ दे, मुख्य रूप से पूछे तो मुख्य रूप से होता है 11 और कुल कितने होते हैं, मूल रूप से घोष वर्णों की संख्या 31 और कुल कितना 33। अन अह को मिला देने पे 33 और अन अह को हटा करके 31। तो ये हैं सारे के सारे घोष वर्ण, क्योंकि इनका उच्चारण करने में हमें रेघाना पड़ता है, ये थोड़ा लंबा खिंचाते हैं उच्चारण करने के दौरान, तो इसलिए क्या है सारे के सारे घोष वर्ण हैं। तो घोष वर्णों की संख्या मुख्य रूप से 31 होता है, 31 होता है। और वो कौन कौन से घोष वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण, और इसके अलावा य र ल व और ह, और इसके अलावा सभी स्वर वर्ण। तो ये था घोष वर्ण। अब आगे देख लेते हैं अघोष वर्ण। तो आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग अघोष वर्ण क्या है। तो अघोष वर्ण घोष वर्ण के उल्टा है, उसमें वर्णों का उच्चारण करने में लंबा खींचना पड़ रहा था, इसमें ज़्यादा लंबा खिंचाएगा नहीं। इसमें वर्ण को उच्चारण करने में क्या होगा, रेघाने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे देखिए क ख सीधे सीधे बोल दिए, लंबा नहीं खिंचा रहा, लेकिन ग लंबा खिंचा रहा था, घ लंबा खिंचा रहा है, लेकिन यहाँ पे क ख अच्छा बोल दिए, हो गया शॉर्टकट में। तो मतलब कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने में हमें लंबा खींचना नहीं पड़ता है सांस को, तो इसे कहते हैं हम अघोष वर्ण, यानी वैसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में ज़्यादा रेघाने की आवश्यकता ना हो, वैसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण। तो आइए देख लेते हैं अघोष वर्णों की संख्या। तो हम अभी बता रहे थे आपको कि वर्ग कितने हैं, वर्णमाला में 5, और उनका किसके होते हैं, स्पर्श वर्ण के। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, 5 वर्ग हैं हमारे। तो पहला, उसमें तीसरा चौथा पाँचवा तो नहीं होगा क्योंकि वो तो क्या है, घोष है। तो यहाँ में पहला बचा हुआ है दूसरा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क, और यहाँ हो जाएगा ख, यहाँ च और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ। इसके अलावा तालव श, मूर्धन्य और दंश, ये ऐसे वर्ण हैं जिनको उच्चारण करने में हमें अपने सांस को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं पड़ता, यानी नाद उत्पन्न नहीं होता, इसमें ध्वनि संगीत में इसको मतलब उच्चारित नहीं करते हैं। तो अघोष वर्ण क्या होता है, घोष वर्ण के विपरीत होता है, और इसकी संख्या कुल वर्णमाला में 13 होती है। आप देख सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13, टोटल कितने हैं 13। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग कितने हैं 5, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, और इसके अलावा मूर्धन्य तलव स, मूर्धन्य श, दंती स, इन तीनों को मिला करके कुल 13 अघोष वर्ण हैं। तो ये अघोष वर्ण जरूर जाना चाहिए। कभी पूछ ही दिया निम्नलिखित में कौन घोष वर्ण है या कौन अघोष वर्ण है, तो इसकी संख्या अगर हमें मालूम नहीं रहेगी तो हम इसके ऑब्जेक्टिव को गलत कर देंगे। तो इसलिए इसको समझते हुए पढ़ना है, और पढ़ाई का कुछ भी हो या जीवन में कुछ हो, हमें उसे समझ कर ही करना चाहिए। और पढ़ाई तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, इसे भी हमको क्या करना चाहिए, एकदम समझते हुए ही चलना चाहिए। तो ये था आज के लिए वर्ण। हम कल जानेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान और वर्ण विच्छेद। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी मेहनत करके अच्छे से अच्छी सामग्री उपलब्ध करा सकें।